जहाज ने रनवे पर टैक्सी करने के बाद अब रफ्तार पकड़ ली थी। कैप्टन सिंघे की आवाज सुनाई थी, हम टेक ऑफ कर रहे हैं, अमला अपनी सीटें संभाल ले। जहाज के पहिए जमीन से बुलंद होने लगे। मुनासिब बुलंदी पर पहुंचकर पहिए सिमटने के बाद जहाज के पेट में दाखिल हो गए और अब फ्लाइट नॉर्मल अंदाज में अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी। खटमंडू के पहाड़ी सिलसिले में होने की वजह से जहाजों के मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधे रखने का मशवरा दिया गया था, लेकिन इस मशवरे पर सिवाय चंद मुसाफिरों के और किसी ने अमल न किया। जहाज के नॉर्मल होते ही फ्लाइट पर सरकामनी अपनी साथी एयर होस्टेस मोनिका के साथ मशरूबात की ट्रॉली घसीटती हुई फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों की खिदमत में जुट गई। नुमान अखबार बीनी में मसरूफ था। उसे इल्म ही ना हो सका कि कब वो मुश्तबा नौजवान अपनी जगह से उठकर फर्स्ट क्लास की लेवेटरी की तरफ गया, जिसके सामने नारायण दत्त खड़ा था। नारायण दत्त और नौजवान की नजरें आपस में टकराईं और दोनों ने मखसूस इशारा दिया। नारायण दत्त के इशारे पर वही नौजवान लेवेटरी से मुल्हिका एक छोटा सा दरवाजा खोलकर अंदर जा घुसा। दरवाजे के अंदर का रास्ता जहाज के पेट में उतर गया, जहां उनका मतलूबा सामान पहले से महफूज था। फर्श का तख्ता जो खुला हुआ था सरकाकर वो तेजी से सीढ़ियां उतर गया। तख्ता उसने ऊपर से बंद कर दिया था और अब तेजी से उस सेफ नुमा बक्स को तलाश कर रहा था, जिसको नारायण दत्त की निगरानी में खटमंडू एयरपोर्ट से जहाज में लोड किया गया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे जहाज की बोगी में मौजूद एक एक बक्स और यहाँ की सारी तरतीब का मुकम्मल इल्म था। 2 मिनट ही मुश्किल गुजरे थे जब वो मतलूबा बॉक्स के सामने खड़ा था। अपनी जेब में मौजूद एक चाबी से उसने लॉक खोला और उसमें पहले से मौजूद एक बैग बाहर निकाल लिया। बैग की जिप खोलने पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। एक पिस्तौल उसने निकालकर उसे स्टैंड बाय पोजीशन में किया और बैग को दूसरे हाथ से पकड़कर लापरवाही से चलता ऊपर आ गया। नारायण दत्त बज़ाहिर मुसाफिरों से मामूल की गपशप करते हुए अपने फराइज अंजाम दे रहा था, लेकिन उसने दरवाजे के सामने से अपनी पोजीशन नहीं बदली थी। नौजवान के नीचे उतरने के ठीक 4 मिनट के बाद वो दरवाजे के बाहर पहुंच गया। जहाज के नीचे उतरने का ये रास्ता फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास के इत्तिसाल पर वाक़ था। उसे वहां पहुंचे अभी बमुश्किल 1 मिनट हुआ था जब इकोनॉमी क्लास की दूसरी रॉ से उठकर एक और नौजवान उसकी तरफ बढ़ा। उसे उठते देखकर नारायण दत्त की पोजीशन वाली रॉ की 5वीं सीट से एक और नौजवान उठा और दोनों अपनी दानिश में लेवेटरी की तरफ जा रहे थे। नारायण दत्त दरवाजे से इस तरह लगकर खड़ा था कि जहाज का कोई मुसाफिर अंदर की कोई नकलो हरकत महसूस न कर सके। अलबत्ता उसके कान एक मखसूस आवाज के मुंतजिर थे जो उसे अब सुनाई देने लगी थी। जहाज की बोगी में उतरने वाला बैग समेत वापस ऊपर आ गया था। नारायण दत्त उसकी एक झलक देखते ही अपनी जगह से हट गया। अब वो अपने सामने वाली कतार में बैठे एक छोटे से बच्चे से बातें कर रहा था, जबकि इकोनॉमी क्लास से आए हुए दोनों नौजवानों ने जो मुखालिफ समतों से यहाँ आए हुए थे उसकी पोजीशन संभाल ली थी। छोटा सा दरवाजा खुलने, नौजवान के बाहर आने और अपने साथियों तक हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल मुंतकिल करने में बमुश्किल 1-1.5 मिनट लगा। इससे पहले कि हैरान और खौफजदा मुसाफिरों को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो, 3 अमल बड़ी बरकरफ्तारी से वकूअ पजीर हुए। नीचे से ऊपर आने वाले ने नारायण दत्त की गर्दन पर पिस्तौल रखकर उसे धक्का देकर फर्स्ट क्लास में धकेला। इकोनॉमी क्लास के दोनों नौजवानों ने असलहा लहराते हुए जहाज के आखिरी और शुरू के कोने में पोजीशन संभाल ली और फर्स्ट क्लास में मौजूद उनके चौथे साथी ने बड़ी फुर्ती से नीचे से आने वाले नौजवान से पिस्तौल वसूल करके पायलट कैबिन का रुख किया। नुमान के सामने से हाईजैकर नारायण दत्त की गर्दन पर पिस्तौल की नाल जमाए इतनी तेजी से गुजरा कि उसे एहसास ही ना हो सका। पायलट कैबिन के सामने पहुंचकर नौजवान ने नारायण दत्त की गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाते हुए उसे दरवाजा खोलने का हुक्म दिया और उसकी तरफ से मामूली से इनकार पर उसकी गर्दन पर पिस्तौल का दस्ता मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। नारायण दत्त का मिशन मुकम्मल हो चुका था। वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। इस दौरान उसके साथी ने कैबिन के साथ खड़ी एयर होस्टेस मोनिका की तरफ पिस्तौल सीधी करके एक तरफ हटने का इशारा किया और झटके से टेलीफोन नुमा माइक अलग करके उस पर मुसाफिरों से मुखातिब हुआ, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नुमान ने अचानक ही इस आवाज पर चौंक कर गर्दन सीधी की तो फर्स्ट क्लास की पहली रॉ में खड़े नौजवान को मुसाफिरों की समत पिस्तौल ताने देखा। उसके दूसरे हाथ में हैंड ग्रेनेड पकड़ा हुआ था। लाशौरी तौर पर नुमान ने दाईं तरफ गर्दन घुमाई तो मुश्तबा नौजवान गायब था। उसका माथा ठनका और वो फौरन समझ गया कि वो उनका साथी ही था। फौरन ही एक सवाल ने उसके दिमाग पर दस्तक दी, क्या करूं? उसके जरूरी कागजात और पासपोर्ट सर पर लगे लगेज बॉक्स में उसके ब्रीफकेस में थे। न जाने नुमान को किसी नादीदा ताकत ने अभी से उनके मुतल्लिक मुतफक्किर कर दिया था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह अपना पासपोर्ट ज़ाया करके अपनी शनाख्त उन लोगों से छुपाना है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? उसे अभी सवाल का जवाब तलाश करना था।
कैप्टन दास ने अचानक दरवाजा खुलने की आवाज पर गर्दन घुमाई तो एक लंबे तड़ंगे नौजवान को अपनी तरफ पिस्तौल सीधे किए देखा। लाशौरी तौर पर उसने अपने दाएं हाथ के नीचे एक कोने पर मौजूद बटन को दबा दिया। ये इमरजेंसी सिग्नल था जिसके जरिए उसने फजा से जमीन पर मौजूद एयरपोर्ट्स को जहाज के अगवा होने की इत्तला कर दी थी। न जाने उसे क्यों इस बात का एहसास हुआ कि शायद हाईजैकर की भी यही ख्वाहिश थी कि वो ऐसा ही करे। हाईजैकर ने पिस्तौल उसकी गर्दन से चिपकाते हुए उसे सख्ती से हुक्म दिया कि जहाज को उसकी मर्जी के मुताबिक चलाए। उसके साथ ही उसने मुख्तलिफ बटन दबाने के अहकामात जारी करने शुरू किए जो कैप्टन दास और उसके नायब ने किसी बदमज़गी से बचने के लिए दबा दिए। हाईजैकर ने तंज़ी अंदाज से मस्खरों की तरह पिस्तौल बारी बारी दोनों की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, तुम लोगों को कम से कम इस बात का अच्छी तरह इल्म हो गया होगा कि मैं भी तुम्हारी तरह का पायलट हूँ। उसके साथ ही उसने अनाउंसिंग माइक संभाल लिया और अब वो उसमें बोल रहा था, ख़वातीनो हजरात, मेरा नाम शामिल खान है। मैं तहरीक जहाद का कमांडर हूँ। ये जहाज अगवा होकर हमारे कब्जे में आ चुका है। अब तक आपने देख लिया होगा कि हमारे साथियों ने पोजीशन संभाल ली है। हमने जहाज में डायनामाइट नस्ब कर दिया है और आप में से किसी भी मुसाफिर की मामूली सी चालाकी या हीरो बनने की कोशिश का नतीजा फौरी तबाही होगा। मेरी दरखास्त है चुपचाप अपनी सीटों से बंधे रहें। तमाम मुसाफिर सीट बेल्ट्स बांध लें। हम 2 मिनट के बाद आपको चेक करेंगे। जिसकी सीट बेल्ट खुली मिली उसे फौरन गोली मार दी जाएगी। खुदा हाफिज। उसके मुंह से आखिरी बात निकलने की देर थी कि खौफजदा और चीखते चिल्लाते मुसाफिरों ने फौरन सीट बेल्ट्स बांधनी शुरू कर दी। किसी घबराहट के बगैर ही सही नौमान ने भी इस हुक्म पर अमल किया था, लेकिन वो दिल ही दिल में उनकी चालाकी से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। ये लोग वाकई जबरदस्त तरबियत याफ्ता और होशियार दिखाई दे रहे थे, लेकिन शामिल खान, तहरीक जिहाद, ये क्या फ्रॉड है? कई सवालात उसके दिलो दिमाग में जन्म ले रहे थे और उसे किसी का जवाब नहीं मिल रहा था। अगले ऐलान ने खौफजदा मुसाफिरों को मजीद खौफजदा कर दिया। 2 मिनट गुजर गए ख़वातीनो हजरात, अब हम चेकिंग शुरू कर रहे हैं। इकॉनमी क्लास में मौजूद 2 मुसल्ला हाईजैकरों में से एक ने, जो आखिरी कोने में मौजूद था, तेजी से मुसाफिरों को चेक करना शुरू किया। जान जाने के खौफ से किसी की मजाल थी जो इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करता, लेकिन अचानक ही जहाज चीखों की आवाज से गूंजने लगा। हाईजैकर ने जहाज के बाहरी दरवाजे के साथ मौजूद सीट पर बैठे नौजवान को सर में गोली मारकर गिरा दिया था। ये जहाज का गार्ड था जिसकी पोजीशन का उन्हें पहले से इल्म था। उस फ्लाइट में 2 कमांडोज सिविलियन कपड़ों में मौजूद थे। दूसरे को फर्स्ट क्लास में दूसरे हाईजैकर ने इस अंजाम से दो चार कर दिया। दोनों के मुर्दा जिस्मों से उन्होंने पिस्तौल अलग करके अपने कब्जे में ले लिए। मुसाफिरों के चेहरों पर खौफ से मुर्दनी तारी थी। कई कमजोर दिल वालों की हालत वाकई बिगड़ने लगी। अचानक ही जहाज शामिल खान की आवाज से गूंजने लगा, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोई गलती न की तो हम आप में से किसी को गोली नहीं मारेंगे। ऐलान खत्म हो गया। नुमान सोच रहा था उसका वास्ता बहुत खतरनाक हाईजैकरों से है जो मुसाफिरों की नफ्सियात से खेलने और उन्हें मफलूज किए रखने के फन से बखूबी आगाह था। वो समझ गया था कि मरने वाले दोनों कौन हैं और उनके साथ ही उसे बाकी सारे खेल की भी समझ आ गई थी। जो शख्स खुद को शामिल खान कह रहा था वो भारतीय दहशतगर्द था और जिस तंजीम का उन्होंने ऐलान किया था वो भी रॉ की ही कोई खुद साख्ता तंजीम हो सकती थी। नुमान की छठी हिस्स कह रही थी कि जरूर उस पर कोई मुश्किल वक्त आने वाला है और ये हाईजैकिंग पहले से तयशुदा यानी प्लान्ड है। अब उसे हाईजैकरों के अगले कदम का इंतजार था। उसने खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर आने वाले मुश्किल तरीन वक्त के लिए तैयार कर लिया। शामिल खान के साथियों ने इब्तिदाई चंद मिनटों में ही ऐसी दहशत फैला दी थी कि वो अब इत्मीनान से अपने बाकी मंसूबे पर आसानी से अमल कर सकते थे। नारायण दत्त को अब होश आने लगा था। एयर होस्टेस मोनिका उसके सरहाने खड़ी खौफ से कपकपा रही थी, जबकि सरकामनी एक सीट से बंधी फटी फटी और खौफजदा नजरों से कमांडोज की लाश देख रही थी, जिसके सर से बहने वाला खून अब जहाज के फर्श पर बिछे हुए कालीन में जज्ब हो रहा था। उसके सामने खड़े हाईजैकर ने अपने दाएं हाथ लगे फोन क्रेडल पर टमटमाती सुर्ख बत्ती देख कर फोन सुना और दूसरी समत कॉकपिट में मौजूद उसका साथी उससे मुखातिब था। अपने साथी की बातों का जवाब वो सिर्फ हूं हाँ में दे रहा था। फोन रख कर उसने मोनिका की तरफ पिस्तौल सीधा किया। चलो खड़ी हो जाओ। मोनिका के कानों में उसकी आवाज ने पिघलता हुआ सी साउंड डेल दिया, लेकिन वो हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। शामिल खान मुसाफिरों से मुखातिब था। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। हम इस सलूक और परेशानी के लिए माजरत खां हैं। आपको रिफ्रेशमेंट पेश की जाएंगी, लेकिन कोई सीट बेल्ट नहीं खोलेगा। इस ऐलान पर कम से कम उन मुसाफिरों के तने हुए आसाब कुछ ढीले जरूर हो गए जो शिद्दत से अद्वियात की जरूरत महसूस कर रहे थे। काठमांडू एटीसी पर जैसे ही फ्लाइट हाईजैक होने का सिग्नल मौसूल हुआ, एक खलबली सी चारों तरफ मच गई।
बमुश्किल 1 माह पहले ही जहां से एयर इंडिया की एक फ्लाइट हाईजैक हो गई थी, जिसके बाद से खुसूसन भारत की तरफ से नेपाल पर बेपनाह सियासी दबाव डाला गया था। सारी दुनिया के प्रेस ने नेपाल में कमजोर सिक्योरिटी पर नेपाली हुकूमत को जबरदस्त लान तान अलग से की थी। इस सूरत हाल का फायदा उठाकर भारतीय हुकूमत ने नेपाल को ब्लैकमेल करते हुए जहां क्राइसिस कंट्रोल सेंटर के नाम से एक कमेटी आइंदा ऐसे हालात की पेशबंदी के लिए कायम करती थी, जिसमें आधे मेंबरान का ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों से था। नेपाली अच्छी तरह जानते थे कि ये सारा ड्रामा दरअसल नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतकारों के गिर्द घेरा तंग करने और उनके खिलाफ साजिशों में आसानियां तलाश करने के लिए रचाया जा रहा है। क्राइसिस कंट्रोल सेंटर की आड़ में भारतीय इंटेलिजेंस ने नेपाल के बहुत से खुफिया मामलात तक ताउन के चक्कर में बाकायदा रसाई हासिल कर ली थी, लेकिन नेपाली मजबूर थे। वो इस पोजीशन में भी नहीं थे कि इस सूरत हाल पर कोई एहतजाज ही रिकॉर्ड पर ला सकें। एक कमजोर और भारतीय हुकूमत की मोहताज कौम होने के नाते उन्हें इस जुर्म ज़ईफ़ी की सजा बहरहाल मिलनी ही थी। इससे पहले उनके हमसाया ममालिक में भारतीय ये खेल आसानी से खेलते आए थे। उन्होंने मालदीव में होने वाली बगावत पर काबू पाने की आड़ में अपने कमांडोज मालदीव में दाखिल करके वहां अपनी ताबे फरमान हुकूमत बना ली थी। श्रीलंका में पहले तामिलों के जरिए बगावत बर्पा करवाई और फिर वहां श्रीलंका हुकूमत की मदद के लिए अमन फौज भी जबरदस्ती दाखिल कर दी। इस अमन फौज से निजात हासिल करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत ने जितनी ज्यादा कीमत अदा की थी, उसका नेपाली हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। माजी बईद में बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी की मिसाल भी उनके सामने थी। गो कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने किसी न किसी तरह इन भारतीय नवाजिशात से जान बख्शी करवा ली थी, लेकिन चारों तरफ से लैंड लॉक नेपाली तो उनका एक मामूली झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बेचारे खामोशी से अपने लुटने का तमाशा देख रहे थे। उनके लिए कम से कम एक बात काबिल इत्मीनान जरूर थी कि अपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम में भारतीयों को हिस्सेदार बनाने से अब वो कम से कम भारत की ब्लैकमेलिंग से तो महफूज हो जाएंगे, क्योंकि 1 माह पहले भारतीय एयरलाइन के एक बोइंग के हाईजैक होने के बाद तो भारतीय हुकूमत ने उनका नातिका बंद कर दिया था। खटमंडू एयरपोर्ट के ATC में ड्यूटी पर मौजूद मिजनौल कुमार को जब यह सिग्नल मिला और उसने तस्दीक कर ली कि वाकई फ्लाइट अगवा हो चुकी है, तो उसे न जाने क्यों इस बात पर सदमा होने की बजाय गुस्सा आया और फिर खुशी भी हुई कि अब कम से कम इस गुनाह में भारतीय इंटेलिजेंस भी बराबर की शरीक है, क्योंकि उन्हें यहाँ के सिक्योरिटी इंतजामात में मुकम्मल अमल दखल हासिल था। उसने ये इत्तला सबसे पहले अपने सिक्योरिटी चीफ भूपिंदर सिंह को दी, जिसने अगले ही लम्हे क्राइसिस कंट्रोल कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। उन लोगों ने किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र 10 मिनट में इकट्ठे होकर मीटिंग करने के इंतजामात की रिहर्सल की हुई थी और तकरीबन 12 मिनट के बाद वो मीटिंग कर रहे थे। भूपिंदर के लिए हैरत अंगेज बात यह थी कि कमेटी में मौजूद 2 भारतीय मेंबरान में से कोई भी सूरत हाल की संगीनी का ऐसा इदराक नहीं रखता था जिसकी तवक्को भूपिंदर सिंह को उनसे थी। उसका माथा ठनका, लेकिन अभी तक उसने कोई गलत बात नहीं सोची थी और वो यही गुमान कर रहा था कि शायद उन लोगों के काम करने का यही अंदाज होगा। 15 मिनट तक आपस में बहस मुबाहसा करने के बाद उन्होंने सबसे पहला फैसला यही किया कि नज़दीक दूर के तमाम एयरपोर्ट्स को इस अगवा की खबर कर दी जाए और दूसरे ही लम्हे उस पर अमल भी हो गया। लेकिन ये बात वो भी जानते थे कि जहाज अगवा होने के सिग्नल सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि इस खित्ते में मौजूद 4-5 एयरपोर्ट्स के एयर कंट्रोल टावर्स ने मौसूल कर लिए थे और वो लोग अपने अपने अंदाज में इस सूरत हाल से निपटने की तैयारियां भी कर रहे थे। खटमंडू में क्राइसिस कंट्रोल सेंटर की तरफ से रिपोर्ट मिलने पर भारतीय इंटेलिजेंस कमांड का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसने मुतफिक का फैसला किया था कि वो जहाज को किसी भी सूरत किसी भारतीय एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने देंगे। इंटेलिजेंस कमांड में शामिल भारत की 5 अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से सिर्फ एक एजेंसी रॉ के नुमाइंदे को इस बात का इल्म था कि ये सारा खेल कौन खेल रहा है, लेकिन इंतहाई राजदारी के पेश नज़र उन्होंने भारतीय आर्मी की हाई कमांड को भी एतमाद में लेना जरूरी नहीं समझा था। हाईजैक होने वाले श्रीलंका एयरलाइन के जहाज को भारत की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गो के मुतफिका तौर पर भारतीय सरजमीन पर उतरने की इजाज़त न देने का फैसला किया था। गो के वो इस बात से आगाह नहीं थे कि रॉ इस फैसले में सिर्फ ज़बानी कलामी शामिल है, क्योंकि उनका ऑपरेशन रेड स्टार इसके बगैर नामुकम्मल रह जाता। उन्होंने ये सारा घड़ाग जहाज को भारतीय एयरपोर्ट पर उतारने और नुमान को हाईजैकरों के हाथों मरवाने के लिए ही तो फैलाया था। भारतीय इंटेलिजेंस कमांड का हंगामी इजलास 15 मिनट के बाद इस फैसले पर पहुंचने के बाद खत्म हो गया। अब उनके आला अफसरान अपने अपने हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे ताकि इस क्राइसिस को अपने अपने अंदाज में कंट्रोल कर सके। बंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पर मौजूद
इंटेलिजेंस के आले दिमाग एक कमरे में जमा होकर शामिल खान के अहकामात सुन रहे थे जो वो जहाज से उनके लिए जारी कर रहा था। शामिल खान की पहली बात ने ही उन्हें चौंका दिया। हम जहाज भारत में नहीं उतारेंगे। कंट्रोलर ने पूछा, तुम्हारी मंजिल कौन सी है? वो बोला, सिर्फ मेरे अहकामात पर अमल करो। अगर किसी ने कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा तो मैं ऐसे हर सवाल के बदले तुम्हारे एक बकरे को ज़िबा कर दूंगा। शामिल खान की गुस्सीली आवाज सामने धरे डिब्बे से फजा में मुंतशिर हुई और उसने भारतीय सेक्रेटरी दिफा समेत उन 15 अहम शख्सियात के नाम उन्हें पढ़कर सुना दिए जो उस जहाज में सवार होकर दिल्ली आ रहे थे। कंट्रोलर ने सरगोशी के अंदाज में कहा, बड़ा हरामी लगता है। कमेटी में मौजूद रॉ के ऑफिसर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ऑफ कोर्स सर। तहरीक जिहाद का कमांडर शामिल खान जहाज की समत तब्दील करवाकर उसे बम्बई की फजा में ले आया था और अब मुसलसल जहाज फजा में चक्कर काट रहा था। सूरत हाल इतनी संगीन थी कि भारतीय हुकूमत ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। न कोई जहाज यहाँ से परवाज करने लायक रहा था और न ही उतरने की गुंजाइश बाकी थी। इंटेलिजेंस के आले दिमागों ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हाईजैकर बड़े मजबूत आसाब का मालिक है और वो नफसियाती तौर पर भी उन सब पर भारी पड़ रहा था। सांता क्रूज में हवाई अड्डे पर मौजूद क्राइसिस कंट्रोल कमेटी के 5 मेंबरान में रॉ की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर दीवान चंद को शामिल किया गया था, जो आज सुबह ही यहाँ पहुंचा था और जिसे हेडक्वार्टर ने खुसूसी अहकामात और इख्तियारात के साथ यहाँ भेजा था। उसकी मावनत के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन आशीष कुमार का हॉटलाइन पर राब्ता मौजूद था। कमेटी के फाजिल मेंबरान को इस बात का एहसास हो चला था कि जल्द या बदेर उन्हें जहाज को सेंटा क्रूज पर ही उतरने की इजाजत देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस अंदाज से शामिल खान जहाज के चक्कर लगवा रहा था उसमें यह धमकी बहरहाल मौजूद थी कि वो जहाज को मुंबई की फजा में धमाके से उड़ा देगा और ये खतरा भारतीय हुकूमत हरगिज मोल नहीं ले सकती थी। उनकी हर मुमकिन ये कोशिश थी कि हाईजैकर जहाज को भारत के बाहर किसी मुल्क में ले जाएं। अलबत्ता उनके डिफेंस सेक्रेटरी और दूसरे अहम सरकारी अफसरान आज बदकिस्मती से उस जहाज में सफर कर रहे थे। वो चाहते थे कि जहाज को भारत में ही उतार दें। उसके इवज भारतीय हुकूमत हाईजैकर्स को उनकी मर्जी के मुताबिक मुराद देने के लिए भी तैयार थी। खौफजदा और सहमी हुई एयर होस्टेस हाईजैकरों की निगरानी में फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को मशरूबात तकसीम कर रही थी। हाईजैकर ने इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी थी कि किसी मुसाफिर ने सीट बेल्ट न खोली हो। नुमान को उसने मामूल के मुताबिक ही कॉफ़ी सर्व की थी। नुमान ने सिर्फ कॉफ़ी लेने पर ही इक्तिफा किया था। अगर मजबूरी न होती तो शायद इन हालात में वो कॉफ़ी भी लेना पसंद न करता, क्योंकि वो खुद इस मैदान का खिलाड़ी था और ये खदशा उसके जहन के किसी कोने में मौजूद था कि उन लोगों ने कहीं मशरूबात में नशावर अद्वियात शामिल न कर दी हों। हाईजैकरों के लीडर की करख्त आवाज़ ने नुमान को फिर चौंका दिया। मेरे साथी फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के पासपोर्ट चेक करेंगे। सिर्फ वो मुसाफिर खड़ा होगा जिससे कहा जाएगा, दूसरा कोई मुसाफिर खड़ा होने की कोशिश न करे। उसके साथ ही फर्स्ट क्लास में मौजूद उसके साथी की मदद के लिए इकोनॉमी क्लास से एक हाईजैकर वहां आ गया। उन्होंने एक एक मुसाफिर की शनाख्त चेक करना शुरू कर दी और अब वो नुमान के सराहने खड़े थे। एक हाईजैकर ने, जिसकी शक्ल चीख चीख कर उसके इंडियन होने का ऐलान कर रही थी, नुमान से पूछा, पासपोर्ट? नुमान ने इत्मीनान से जवाब दिया, ऊपर मेरे ब्रीफकेस में है। हाईजैकर ने उसके सर पर मौजूद लगेज बॉक्स खोला और उसको वहां रखे ब्रीफकेस दिखाने के बाद उसका ब्रीफकेस बाहर निकालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन नंबरों से खुलने वाला ब्रीफकेस उसे समझ नहीं आ रहा था। नुमान ने कहा, लाओ मैं खोलूं। हाईजैकर चीखा, शट अप। उसके साथी ने नुमान को फाड़ खाने वाले लहजे में मुखातिब करके पूछा, नंबर बताओ। नुमान ने नंबर बता दिया, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। उसे अब तक कोई नादीदा कुव्वत बार बार ये एहसास दिला रही थी कि ये हाईजैकर वो नहीं जो दिखाई दे रहे हैं और दरअसल इस इगवा का कोई और ही पस मंजर है। हाईजैकर ने उसका बैग खोलकर उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देखा और मुस्कुराकर अपने साथी को इशारा किया, जो अब कॉकपिट की तरफ भागा जा रहा था। 2 मिनट बाद ही शामिल खान वहां मौजूद था, जबकि उसके साथी ने कॉकपिट में पायलटों के सर पर उसकी जगह संभाल ली थी। शामिल खान ने पासपोर्ट के मुंदरिजात पढ़ने के बाद उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नुमान ने कदरे सख्ती से कहा, इस पर लिखा है। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल से शामिल खान ने उसकी गर्दन को कचोका दिया। खबरदार, आवाज ऊंची न करना, वरना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नुमान ने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर सिर्फ एक लफ्ज कहा, नुमान। अगला सवाल हुआ, कब से हो यहाँ? नुमान ने सर्द लहजे में कहा, 2 माह से। शामिल खान ने अपने साथी से कहा, ठीक है, ख्याल रखो इसका। और नुमान का ब्रीफकेस लेकर दोबारा कॉकपिट की तरफ चला गया। उसका दूसरा साथी अब वापस आ गया था।